नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जब झूठ को चिल्ला चिल्ला कर और कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो वह झूठ सच लगने लगता है, लेकिन असलियत में वो होता झूठ ही है। या यूं कहा जाए कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और अपने हिसाब से भले ही पेश किया जाए तो एक समय के लिए वह भले ही सही लगने लगे, लेकिन होता दोस्तों वह गलत ही है। बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यही सब किया। जाने कितने मामले, कितने मुद्दे जिनको भाजपा ने सही साबित करने की कोशिश की। या यूं कहा जाए कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए भाजपा ने भले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया आदि के जरिए उनको सही साबित करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन बाद में नतीजा निकलता है कि झूठ झूठ ही होता है। अब नया मामला चुनावी चंदे का है। जब से चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा की है, तब से ही राजनीति में बवाल मचा हुआ है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश होते ही भाजपा पूरी तरह बेनकाब हो गई कि किस तरह उसने ईडी, सीबीआई, आईटी आदि जांच एजेंसियों को किसी गुंडे मवाली की तरह इस्तेमाल करते हुए कंपनियों पर दबाव बनाया और उनसे जबरदस्त चंदा वसूला। कि किस तरह जिन कंपनियों ने भारी भरकम चंदा दिया उन्हें कई कामों के ठेके मिल गए आदि आदि। लेकिन यहां भी भाजपा अब झूठ का सहारा लेने लगी है। बहरहाल चुनावी चंदे की जानकारी सामने आने के बाद भाजपा, उसकी सहयोगी मीडिया भाजपा को बचाने में लगे हुए हैं। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल गुंडों की तरह क्यों किया गया, इसका जवाब देने की बजाय भाजपा की ओर से यह कहा गया कि हमारे 303 सांसदों की संख्या के हिसाब से हमें चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आजादी के बाद से हमारे देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कांड बताया जा रहा है, क्योंकि यहां मामला सैकड़ों करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपयों का है। चलिए अब थोड़ा सा विस्तार से बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस खुलासे से बीजेपी हो गई एक्सपोज, कैसे ईमानदारी का चादर ओढ़े भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हो गई बेनकाब, कैसे चुनावी एजेंडा हो रहा है सेट। आइए समझने का कोई प्रयास करते हैं। दरअसल लोकतंत्र को बचाने के लिए एक सख्त चट्टान की तरह खड़े सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले की सुनवाई पर ही लगातार टांगे अड़ाई जाती रही थी। कुछ सालों बाद जब इसी साल 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और इसे असंवैधानिक करार दे दिया तो मानो जैसे बीजेपी में खलबली सी मच गई। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक चुनावी चंदे की सारी जानकारी साझा करने का आदेश दिया। लेकिन लंच टाइम चल रहा है, लंच के बाद आना जैसी अपनी कई लापरवाही भरी लाइनों के लिए बदनाम रहने वाली एसबीआई ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी दाल गल जाएगी। एसबीआई ने चुनावी चंदे की जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांग लिया। इस समय तक लोकसभा चुनाव खत्म हो जाते और सारा का सारा खेल चुनाव के बाद ही उजागर हो पाता। ऐसे में एसबीआई किसके इशारे में ज्यादा समय मांग रहा था, यह समझना कठिन नहीं होना चाहिए। बहरहाल तमाम नाग लपेट और लापरवाहियों के बाद आखिरकार 21 मार्च तक एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी चंदे की सारी जानकारियां दे दी। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का निरादर हुआ, उसके आदेश की जिस तरह अवमानना हुई, वह यह समझने के लिए पर्याप्त है कि कुछ लोगों के लिए शर्म की कोई सीमा नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं चुनावी चंदे की। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता चलने ही लगा है कि चुनावी चंदा किसने किसको कितना दिया, लेकिन ये तो साफ है कि इधर जांच एजेंसियों का छापा पड़ता है, उधर सैकड़ों करोड़ों का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। उधर चंदा मिल जाता है, इधर कंपनियों को ठेका मिल जाता है। यानी दोस्तों ये सीधे सीधे घूसखोरी और भ्रष्टाचार का मामला है। वैसे हम घूसखोरी और भ्रष्टाचार की बात कर ही रहे हैं तो आपको इतिहास भी जानना जरूरी है कि किस तरह हमारे देश में थोड़े से भ्रष्टाचार के खुलासे के चलते सरकार तक गिर गई थी। 1981 में कुछ बिल्डर्स को आउट ऑफ टर्न सीमेंट देकर 2 ट्रस्टों के लिए महज 5 करोड़ रुपए का चंदा लेने के आरोप में महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री AR अंतुले को इस्तीफा तक देना पड़ा था। कांग्रेस सरकार के चर्चित बोफोर्स घोटाले में सिर्फ 64 करोड़ रुपए की घूस लेने की बात सामने आने के बाद सरकार ही उलट गई थी। आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री टीटी कृष्णाचारी को तो बिना पैसे लिए ही किसी की मदद करते पाए जाने पर मंत्री पद तक छोड़ना पड़ा था। खुद भाजपा के ही लाल कृष्ण आडवाणी ने जैन हवाला कांड में 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप में संसद की सदस्यता से इस्तीफा तक दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि लोग हमें वोट देते हैं और हमें उनका विश्वास कायम रखना पड़ता है।
राजनीतिक विश्वसनीयता की दुहाई देने वाले आडवाणी को अपना मार्गदर्शक बताने वाली भाजपा चुनावी चंदे के जरिए 6,000 करोड़ से ज्यादा की रकम लेने के बाद कोई जिम्मेदारी लेने की बात नहीं कर रही, कोई इस्तीफा नहीं होता, कोई ऐसा बयान नहीं आता जिससे लगे कि यह सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती कि किसी कंपनी पर छापा पड़ता है तो वह चंदा दे देती है। एक गंभीर और चिंताजनक बात तो यह भी सामने आई कि जिस कंपनी की कुल संपत्ति 2 या 4 करोड़ भी नहीं थी, उन कंपनियों ने कैसे भाजपा को सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा दिया। तो सवाल तो उठता है ना कि यह बेनामी या अवैध रकम किसकी है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है ना, कहीं किसी बाहरी देश से तो फंडिंग नहीं हुई या आपराधिक गिरोहों से तो ये पैसा नहीं जुटाया गया। तो आखिर ये पैसा किसका है, कहां से आया? ये सब बातें किसी भी देश के लिए बहुत चिंताजनक होनी चाहिए और उस पर सरकार की ओर से जिम्मेदारी भरे बयान आने चाहिए। लेकिन अब भ्रष्टाचार को सदाचार की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा है। सरेआम रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद तरह तरह के कुतर्कों, झूठों और महाझूठों के सहारे ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूँ 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन। ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहाँ पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया। तीसरा, शेल कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। मैं आपको एक बात कहता हूँ, यहाँ मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए। आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा। सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। अपने चहेते गोदी मीडिया के आज्ञाकारी पत्रकारों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि बॉन्ड गोपनीय है, तो क्या हुआ, नकदी चंदा भी तो गोपनीय होता था। उन्होंने यह भी कहा कि यह बॉन्ड सिस्टम राजनीति से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया था। मतलब खुद काला धन कमाने वाली पार्टी के एक बड़े नेता काला धन समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और तो और उन्होंने यह भी कह दिया कि कुल 20,000 करोड़ रुपए के चंदे में से भाजपा को 6,000 करोड़ रुपए मिले। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप जानते हैं। सच्चाई ये है कि चुनावी चंदे की कुल रकम 12,000 करोड़ रुपए है, 20,000 करोड़ नहीं। लेकिन उनके गलत आंकड़े पर किसी भी गोदी पत्रकार ने आपत्ति तो जताना छोड़ दीजिए, बल्कि वही आंकड़ा अखबारों, वेबसाइट में भी छाप दिया गया। वैसे भाषणों में कुछ गलत बोले जाने पर ढोल नहीं पीटना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री ने उस आंकड़े के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि इतनी बड़ी राशि में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही चंदा भाजपा को मिलता है। इसलिए इस बात की आलोचना जरूरी हो जाती है कि चंदे पर कोई जिम्मेदारी लेने की बजाय गृह मंत्री उल्टे गलत और झूठे दावे करके मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचती दिखी और उन्होंने साफ कह दिया कि यह बहस ही निरर्थक है कि चुनावी चंदा छापों के बाद दिया गया या पहले दिया गया। महाराष्ट्र वाले देवेंद्र फडणवीस तो कहीं आगे बढ़ गए। उन्होंने दावा कर दिया कि ये बॉन्ड कांड पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर किए जाने वाले अच्छे बदलावों में से एक है। अब यदि फडणवीस साहब की नजर में ये अच्छा है तो अपराध की परिभाषा क्या होती है ये तो वही बताएं। लेकिन भाजपा की ओर से आ रहे बयानों से ये तो साफ है कि वह इस मामले पर इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, कोई जिम्मेदारी वाला बयान भी नहीं देना चाहती। चुनावी चंदे के दम पर भाजपा ने देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा कर रख दी। विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया तैयार करी गई, तो वहीं जनादेशों को उलटने के लिए विधायकों सांसदों को खरीदा गया। और तो और अब इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खाते तक फ्रीज कर दिए, जबकि देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती। यानी विपक्ष के लिए एक समान मैदान नहीं है, या यूं कहा जाए कि सत्ता में बने रहने के लिए विपक्ष को हर संभव कोशिश से कमजोर किया गया। वर्तमान राजनीति को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के लंका कांड की चौपाई याद आती है, जिसमें उन्होंने एक चौपाई लिखी थी, रावण रथी विरथ रघुवीरा। जनता इसे समझ रही है, जनता सही समय पर जवाब देना जानती है, क्योंकि जनता ने जवाब दिया है, चाहे आपातकाल का दौर हो या कोई और समय। वैसे चुनावी चंदा तो सिर्फ ट्रेलर है,
असली कहानी प्रधानमंत्री केयर फंड में है। माना जाता है कि आरटीआई सहित कई जांच परख के दायरों से कोसों दूर पीएम केयर फंड में 2019-2020 में 3076 करोड़ 60 लाख रुपए जमा हुए थे। अगले साल ये रकम 10,999 करोड़ 2 लाख रुपए हो गई, जबकि इन 2 सालों में खर्च आधे से भी कम यानी 6,125 करोड़ रुपए ही हुए। किसी को नहीं पता कि बचा हुआ पैसा कहां है, किसके नियंत्रण में है और जो खर्च हुआ वह सही में खर्च हुआ भी या नहीं। चुनावी बांड कांड तो बानगी है, अभी पीएम केयर्स फंड के घोटाले का सामने आना बाकी है। वो तो बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उसके जरिए चुनावी चंदे का सारा खेल लोगों के बीच आ गया और भाजपा की असलियत लोगों को पता चल सकी। वैसे चुनावी चंदे की असलियत वे लोग कतई नहीं समझेंगे जो मोदी जी को भगवान की तरह पूजते हैं, जो मोदी जी को किसी भी सूरत में गलत नहीं मानेंगे। तो ऐसे में अपनी बात वहीं खत्म करूंगा जहां से शुरू किया था कि झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोला जाए या कॉन्फिडेंस से, लेकिन झूठ झूठ ही होता है और सच कितना भी दबा लिया जाए लेकिन सच सच ही होता है। भाजपा, उसका समर्थित मीडिया, उसके दलाल या आईटी सेल कितना भी झूठ फैला ले, कितनी भी नफरत फैला ले, लेकिन झूठ कभी सच नहीं हो सकती, नफरत कभी सही नहीं हो सकती। नमस्कार।